जैसे जैसे वो राधा को मारता, राधा की चीख तेज होती जाती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उस हवेली में सभी लोग जैसे बहरे हो चुके थे। माला जपते हुए कौशल्या आंखें मूंदे खुश हो रही थी। राधा जब तक बेहोश नहीं हो गई, तब तक रुद्र प्रताप उसे मारता रहा। जैसे ही राधा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई, रुद्र प्रताप अपने घोड़ों को फेंका और वहां से चला गया। जैसे ही रुद्र प्रताप कमरे से बाहर निकला, वंदना और सभी लोग दौड़ते हुए राधा जी के पास आए। वंदना ने जल्दी से फोन निकाला और सम्राट को कॉल किया। सम्राट ने जैसे ही फोन उठाया, वंदना की बात सुनते ही गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस गई और उसने ड्राइवर से कार तेज चलाने के लिए कहा। वंदना, जो कि बेटी थी जानकी की, पर वह राधा जी को अपनी माँ मानती थी, क्योंकि बचपन से ही वह राधा जी के पास ही पली बड़ी थी। इसलिए वह राधा जी को अपनी माँ कहती थी और जानकी को चाची कहती थी। इस वक्त राधा जी बेड पर लेटी हुई थी और नियति हाथ में ऑइंटमेंट लगा रही थी और राधा जी की तरफ देखते हुए बोली, चाची, आप बता क्यों नहीं देती भाई को कि चाचा जी आप पर इतना अत्याचार करते हैं? आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगी। राधा जी ने नियति को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर सम्राट को पता चल गया कि उसके बाबूजी मुझे इस तरह से मारते हैं, तो वह पता नहीं क्या करेगा। मुझे पता है वह भले ही मुझसे कम बात करे, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना कहते हुए राधा जी की आंखों से आंसू बह गए। निधि ने फिर राधा जी को देखते हुए कहा, पर चाची, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर भी आप इस दलदल में कैसे फंस गई? राधा जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ निधि को देखते हुए बोली, तुम्हारी दादी को तुम नहीं जानती बेटा। वह उस घर की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाती हैं जो बहुत गरीब होती हैं, जिन्हें खाने का 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती। समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वह पहले उन लोगों की मदद करती हैं, उसके बाद उन्हें पढ़ाती लिखाती हैं, ऐसे दिखाती हैं जैसे लगता है वह कितनी महान है, कितना प्यार करती हैं उन लोगों से। लेकिन जब सामने वाला उनके एहसानों तले दब जाता है, तो वह उससे अपने घर की बहू बनाती हैं, ताकि वह कभी उनके सामने अपना सर न उठा सके, और पूरे समाज के सामने एक मिसाल पेश करती हैं कि कैसे उन्होंने गरीब घर की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया। होटल का कमरा। अवनी, रिद्धि, रिया, नीरू और सिया पांचों अपने रूम में बैठी हुई मस्ती कर रही थी। तभी अवनी के फोन की घंटी बजी। अवनी ने फोन देखा और देखते हुए खुश होते हुए बोली, अरे यह तो राजीव भाई हैं। इतना कहकर जल्दी से उसने अपना फोन उठा लिया और वो फोन उठाकर मुंह बिचकाते हुए कहा, बोलिए भाई, अब जाकर आपको अपनी अवनी की याद आई है? सामने से राजीव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी छोटी बहन मुझे तो हमेशा ही याद रहती है। तू खुद तो बिजी थी और मुझे कह रही है फोन चेक कर, मैंने कितना सारा मिस कॉल किया है तुझे, और तूने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया मुझे। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी भाई, वो मैंने एक बार भी फोन नहीं देखा, आई एम सो सॉरी। उसने इतना कहकर अपना कान पकड़ लिया। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कैसा लग रहा है बनारस? अवनी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, बहुत अच्छा है, पर यहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं, मुझे घूर घूर कर देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे मैं कहीं से एलियन आई हुई हूँ। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वहाँ के लोग थोड़े रूढ़िवादी सोच के हैं, इसलिए, और कुछ नहीं। तू उसकी चिंता मत कर, तुझे कौन सा बनारस में रहना है। यह कहकर राजीव हंसने लगा और अवनी भी जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा बता, वापस कब आ रही है? बस भाई, पायल की बहन की शादी हो जाए, उसके बाद कल मेहंदी है, और उसके बाद संगीत, और परसों हल्दी है, उसके बाद शादी, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से आजा, तेरे बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई तो एटम बम होनी चाहिए घर में। मेरे घर में एटम बम यानी रौनक तो बनारस में गई हुई है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं जल्दी आने का ट्राई करूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजीव ने अपना सर पर हाथ मारते हुए कहा, यह लो, यह भी तुझे कुछ चाहिए? अच्छा बता, क्या चाहिए? भाई, अभी न्यू एडिशन कार आया है, वो मुझे चाहिए। आप एक बार दिला दो, मुंबई की सड़कों पर मैं दौड़ाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इतना कहकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। राजीव ने कहा, ठीक है, पहले आजा, उसके बाद मैं तेरे लिए ले लूंगा, ठीक है? अवनी ने थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई बोला और फोन कट कर दिया। सिंह हवेली में राधा जी का कमरा। यह सब राजनीति है बेटा, इसी तरह
करते हुए वह पार्षद बनी, फिर नगर सेवक और फिर एक बार वह चीफ मिनिस्टर भी बन चुकी हैं। पर लोगों को क्या पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे ही तुम्हारी दादी ने तुम्हारी चाची जानकी से भी अपनी बेटे की शादी की थी, और ऐसे ही मेरी शादी और सुमित्रा जीजी की भी शादी हुई है। लेकिन सुमित्रा जीजी किस्मत वाली हैं कि बड़े भैया अच्छे हैं, पर मेरी किस्मत इतनी बलवान कहाँ। पर फिर भी मैंने सम्राट की वजह से सब कुछ झेल लिया। इस घर में सभी बहुएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सर उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। यह सभी पॉलिटिकल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और तुम्हें तो पता है ना, राजनीति में जो होता है उसकी ताकत कितनी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप सब कुछ सहती रही। यह सुनते ही नेति की आंखों से आंसू बह गए। उसने राधा जी को देखते हुए कहा, चाची, पर जो मीरा की शादी सम्राट भैया से हो रही है, वह भी तो इस दलदल में आके फंस जाएगी। राधा जी ने अपने बेड से उठते हुए बोली, यह शादी भी एक राजनीतिक समझौता ही है। यह लोग यह शादी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। सम्राट भी अपने बाबूजी की बात मानकर उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, जिसे वह जानता तक नहीं। वह दिखने में भी खूबसूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे चाचा जी ने खुद को चीफ मिनिस्टर बनाने की शर्त रखी है। उनका परिवार राजनीति में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए मीरा के पिताजी मान गए, क्योंकि वह जानते हैं उनकी बेटी खूबसूरत नहीं है और उन्हें सम्राट जैसा लड़का नहीं मिलेगा। क्योंकि सम्राट दिखने में इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तुम्हारे चाचा जी के लालच ने मेरे सम्राट को उस लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार कर लिया। उस लड़की का परिवार हमेशा दबाव में रहे, इसलिए तुम्हारी दादी ने सम्राट से ही शादी के लिए मनाई है। तो चाचा भैया को समझाने की कोशिश कीजिए ना। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो मुझसे ढंग से बात करे तब तो मैं उसे कुछ समझाऊं। वह तो अपने बाबूजी की बातों में ऐसे आ गया है कि अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल चुका है। इतना कहकर राधा जी रोने लगी। तभी शिवम राधा जी के कमरे में आते हुए बोला, चाची, सम्राट भाई आ गए हैं। दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, और सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूजा जी कमेंट्स करने के लिए। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि 60 चैप्टर कंप्लीट करके आगे स्टोरी बढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच।